हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साउथ कोरियन मूवी माय वे के बारे में। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओलंपिक्स की रेस चल रही है और एक लड़का है जिसका नाम है जुन शिक, जो कि सबको रेस में पीछे छोड़ रहा होता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। अगले ही पल कहानी पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा जो कि जापान से कोरिया अपने पेरेंट्स के साथ मूव कर रहा होता है। दरअसल ये और इसके पेरेंट्स दोनों इसके ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए आ रहे होते हैं। इस लड़के का नाम था टात्सुओ। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ की खिड़की के बाहर एक और लड़का भागते हुए आता है और वो टात्सुओ की तरफ देखता है और आगे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाता है। अपने ग्रैंडफादर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। यहाँ हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि टात्सुओ की गाड़ी के आगे चला गया था भागते हुए। दरअसल जुनशिक, जिसके पापा टात्सुओ के ग्रैंडफादर के यहाँ काम करते हैं। दरअसल जुनशिक भी अपने डैड से मिलने आया था, जैसे कि टात्सुओ अपने ग्रैंडफादर से। थोड़ी देर के बाद जुनशिक के डैड उसे टात्सुओ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जुनशिक की छोटी बहन इंसु टात्सुओ की तरफ देखकर कहती है कि उसका भाई जुनशिक कोरिया का सबसे बड़ा रनर है। तभी टात्सुओ कहता है कि वो टोक्यो का सबसे बड़ा रनर है। जुनशिक उससे पूछता है टात्सुओ से कि क्या तुम रेस करना चाहोगे, तो टात्सुओ खुशी खुशी हाँ बोल देता है। फिर ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही भागते हुए बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और ये लोग बड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अभी भी मैराथन में भाग रहे हैं। दरअसल ये दोनों काफ़ी सारे मैराथन्स एक साथ दौड़ते हैं। कभी इसमें जुनशिक जीतता है तो कभी टात्सुओ। टात्सुओ के जीतने की खुशी में उसके ग्रैंडफादर उसके घर में एक पार्टी रखते हैं। कुछ देर के बाद उस पार्टी में कोई पार्सल लेके आता है। इस पार्सल में जापानीज गवर्नमेंट का एक सिंबल बना हुआ था। तो जुनशिक के पापा जो कि उस पार्सल को लेकर उसके ग्रैंडफादर के पास दे देते हैं। इस गिफ्ट पर टात्सुओ का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए टात्सुओ उसे गिफ्ट समझकर खोलने लगता है। गिफ्ट खोलने के बाद अंदर से एक जापानीज डॉल निकलती है। टात्सुओ के ग्रैंडफादर उसे देखते ही समझ जाते हैं कि एक टाइम बॉम्ब है। वो जल्दी से टाइम बॉम्ब को अपने हाथ में लेके टात्सुओ को दूर कर देते हैं। वो टाइम बॉम्ब टात्सुओ के ग्रैंडफादर के हाथ में फट जाता है, जिसके कारण टात्सुओ के ग्रैंडफादर की वहीं पे मौत हो जाती है। क्योंकि वो पार्सल जुनशिक के पापा ने टात्सुओ के ग्रैंडफादर को दिया था, तो सबको यही लगता है कि जुनशिक के फादर ने ही ये सब करवाया है। इसलिए जुनशिक के फादर को पुलिस वहीं पे अरेस्ट कर लेती है। जुनशिक और उसकी छोटी बहन दोनों बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि उसके पापा ने कुछ नहीं किया, उन्हें छोड़ दो, लेकिन कोई उनकी एक नहीं सुनता। पुलिस जुनशिक के पापा को इतना मारती है कि वो अब चल भी नहीं सकते। जुनशिक अपने पापा और अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक छोटे से घर में आके बस जाता है। जुनशिक के पापा अब कोई काम कर नहीं सकते थे, तो जुनशिक को अब रिक्शा चलाने का काम करना पड़ता है। एक बार जुनशिक के रिक्शा में एक बहुत ही अमीर आदमी आकर बैठता है। वो अमीर आदमी जुनशिक से पूछता है कि क्या तुम मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो। जुनशिक कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी जुनशिक से कहता है कि अगर तुम मुझे आधे घंटे में मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, और अगर तुम मुझे 20 मिनट में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें ट्रिपल पैसे दूंगा। ये बात सुनकर जुनशिक बहुत ही तेजी से रिक्शा को भगाने लगता है। जुनशिक इतनी तेज भागता है कि कई बार तो एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स का चेयरमैन और टात्सुओ दोनों हैं। टात्सुओ मीडिया के सामने बोल रहा है कि कोरिया के स्पोर्ट्समैनशिप का पूरी तरह से अंत हो चुका है। शॉन कीचुंग वो आखिरी एथलीट था जिसने कोरिया के लिए गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक्स में। टात्सुओ मीडिया से ये भी कहता है कि कोरिया का कोई भी रनर अब ओलंपिक्स में पार्ट नहीं ले सकता। यहाँ हम देखते हैं कि जुनशिक उसी पैसेंजर को लेके 20 मिनट के अंदर ही उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। उसके बाद वो आदमी उसे 3 गुना पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। जब वो आदमी अपने ऑफिस के अंदर जा रहा होता है तो जुनशिक का एक दोस्त उसे देख लेता है और वो भागकर जुनशिक को जाकर बताता है कि यही है शॉन कीचुंग, वही कोरियन ओलंपिक एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। पहले तो जुनशिक को यकीन नहीं होता, फिर उसका दोस्त उसे ऑफिस के अंदर लेके जाता है। शॉन स्पोर्ट्स चेयरमैन से कहते हैं कि अगर जुनशिक टात्सुओ के साथ नहीं भागेगा रेस में तो ये रेस बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। वहाँ पे जुनशिक भी पहुंच जाता है और मीडिया का एक बंदा उसे देख लेता है। टात्सुओ जुनशिक को देख के कहता है कि इस रिक्शा वाले का कोई भी चांस नहीं है इस रेस में जीतने का। जुनशिक टात्सुओ से कहता है कि अगर उसे भागने का एक मौका दिया जाए इस रेस में
तो वो दिखा देगा कि ये गरीब रिक्शे वाला क्या कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ के पेरेंट्स उसे मेडिकल फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं। दरअसल ये मेडिकल फॉर्म एक जर्मन यूनिवर्सिटी का था, लेकिन टात्सुओ अपने पेरेंट्स से गुस्से में कहता है कि वो एक एथलीट बनना चाहता है और एथलीट बनने के बाद वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जैसे उसके ग्रैंडफादर आर्मी में थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनशिक के घर पे शॉन आते हैं। शॉन के हाथ में एक लेटर होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि जुनशिक अब उस रेस में भाग सकता है। ये बात सुनकर आसपास के कोरिया के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम रेस के दिन को देखते हैं। रेस के दिन जुनशिक के पिता उसे गले लगाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें जीत के आना है। अब रेस शुरू होती है। पहले तो रेस में टात्सुओ सबसे आगे था और जुनशिक मिडल में, लेकिन जैसे ही रेस खत्म होने वाली थी, जुनशिक धीरे धीरे आगे आने लगता है। ये देखकर टात्सुओ का एक दोस्त उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन जुनशिक उस धक्के से बच जाता है और ऐसे बचता है कि टात्सुओ का वो दोस्त गिर जाता है और जुनशिक जो है वो बच जाता है। अब मैच का अंतिम पड़ाव होता है। इसमें जुनशिक और टात्सुओ के बीच में कांटे की टक्कर होती है, लेकिन एंड में जुनशिक जीत जाता है। ये देखकर जुनशिक के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैच के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। इस मैच में फर्स्ट पोजीशन टात्सुओ को दे दी जाती है। इनफैक्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन भी जुनशिक को नहीं दी जाती। ये बात सुनकर जुनशिक और पूरा क्राउड चिल्लाने लगता है। फिर ऊपर में जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि जुनशिक ने चीटिंग की है। जुनशिक ने एक लड़के को धक्का मारा। ये लड़का टात्सुओ का दोस्त था जो कि जुनशिक को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद ही गिर गया था। ये सुनकर जुनशिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जुनशिक जाके चेयरमैन को मारने लगता है, जिसके कारण पुलिस आकर जुनशिक को मारती है और उसे पकड़ लेती है। ये चीज देखकर पूरा क्राउड गुस्से से पागल हो जाता है। पूरा क्राउड पुलिस पे टूट पड़ता है, लेकिन एंड में पुलिस पूरे क्राउड को ओवरपावर कर लेती है और फिर उन लोगों को सजा मिलती है जिन लोगों ने दंगे किए थे। जितने लोगों ने भी दंगे किए थे उन सबको कोर्ट लेके जाया जाता है और सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ये सजा सुनाता है कि जितने लोगों ने भी दंगे किए हैं उन सबको आर्मी ज्वाइन करना होगा। दरअसल ये समय होता है वर्ल्ड वॉर 2 का और यहाँ पे पूरी वॉर छिड़ी होती है। सजा सुनाने के बाद इन सबको यहाँ से लेके जाया जा रहा होता है, लेकिन ले जाते समय पूरी भीड़ चिल्ला रही होती है, भीख मांग रही होती है जापानीज आर्मी से कि इन सबको नहीं लेके जाया जाए। सब लोग रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, लेकिन जापानीज किसी की नहीं सुनते। वो सब इसे इन लोगों को ट्रक में डाल के लेके जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे प्रिजनर्स ट्रेन में हैं और ये ट्रेन मंचूरिया जा रही है। मंचूरिया में दरअसल वॉर छिड़ा होता है जापानीज और सोवियत यूनियन के बीच में। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इन सबको वॉर के मैदान में लेके जाया जाता है। यहाँ पे जापानीज आर्मी रशियन आर्मी का सामना नहीं कर पा रही। रशिया के पास बहुत ही आधुनिक टैंक्स हैं जिसका सामना जापानीज आर्मी नहीं कर पा रही। आखिर में वो जापानीज ऑफिसर सारे कोरियन और जापानीज सोल्जर्स को मैदान छोड़ के पीछे हटने के लिए कहता है। जंग से निकलने के बाद जुनशिक और उसके दोस्त एक गांव पहुंचते हैं। ये गांव पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था जंग के कारण, लेकिन फिर भी जुनशिक और उसके साथी यहाँ पानी और खाना ढूंढने लगते हैं। जैसे ही ये लोग पानी लेने लगते हैं वैसे ही इन लोगों पे कोई गोलियां चलाता है। जो इन पे गोलियां चला रहा है वो कहीं पे छुपा हुआ है जो कि इन लोगों को दिख नहीं रहा है। जुनशिक भागकर आगे बढ़ता है उस दुश्मन को पकड़ने के लिए। जुनशिक इतनी तेज भागता है कि वो दुश्मन इस पे निशाना नहीं लगा पाता। जुनशिक आखिरकार इस दुश्मन को पकड़ ही लेता है। जब वो उसका चेहरा देखता है तो वह हैरान हो जाता है। ये असल में एक लड़की थी। ये लड़की असल में चाइनीज होती है। ये लोग इससे पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन ये कुछ नहीं बता पाती क्योंकि इसे इन लोगों की भाषा नहीं आती। फिर ये लोग उस लड़की को लेकर एक ट्रक में बिठा देते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं अपने कैंप की तरफ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैंप में जापानीज ऑफिसर इस लड़की को बहुत मारता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है कि वो कौन है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जापानीज ऑफिसर्स और सारे कोरियंस को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद उस जापानीज ऑफिसर को हाई कमांड से कुछ ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में उन लोगों को कहीं जाना था तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। पहुँचने के बाद हमें एक और जापानीज ऑफिसर दिखाया जाता है। ये जापानीज ऑफिसर और कोई नहीं टात्सुओ है। जी हाँ, टात्सुओ ने भी अब मिलिट्री ज्वाइन कर ली है और अब वो जुनशिक के प्लाटून का कमांडर है।
टात्सुओ पुराने जापानीज ऑफिसर से बोलता है कि तुमने पिछली बार पूरे प्लेटून को पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए थे, तुम्हें अब हाराकीरी करनी होगी। हाराकीरी एक तरह का सुसाइड होता है जो कि जापानीज लोग करते हैं। ये उनका कल्चर है कि अगर वो कभी कोई जंग हार जाते हैं तो बड़े ऑफिसर्स को हाराकीरी करना होता है, यानी ये सुसाइड करना होता है। टात्सुओ कहता है कि तुमने जो जंग में कायरता दिखाई है, इसके कारण तुम्हें अभी हाराकीरी करना होगा। फिर उस पुराने जापानीज ऑफिसर को हाराकीरी करनी पड़ती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ अपने सारे ऑफिसर्स के साथ बैठ के अगले दिन की जंग की तैयारी कर रहा होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब टात्सुओ बाहर आता है और वो देखता है कि जुनशिक अभी भी मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जुनशिक उसी चाइनीज लड़की को उसका सामान और उसकी फैमिली फोटो वापस करता है जो कि उससे छीन लिया गया था। दरअसल इस लड़की का नाम शिराई होता है। जुनशिक उससे कहता है कि ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसके जैसी एक बहन उसके घर पे है। अगले दिन सारे कोरियंस को एक नदी पर ब्रिज बनाने का काम दिया जाता है। वहाँ पर जुनशिक के एक दोस्त को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो वो मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद जाता है और टात्सुओ उसे देख लेता है ऐसा करते हुए। रात को टात्सुओ सारे कोरियन सोल्जर्स को सज़ा देता है। सज़ा के तौर पर टात्सुओ सबका ज़रूरी सामान जलवा देता है। इन चीज़ों में जुनशिक का रनिंग शू भी शामिल था। जुनशिक उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उल्टा जुनशिक को मारने लगते हैं। फिर टात्सुओ सारे कोरियन सोल्जर से कहता है कि तुम सब में से 50 लोगों को सुसाइड बॉम्बर्स बनना होगा। दरअसल अंदर की गई मीटिंग में टात्सुओ ये प्लान बनाता है कि 50 लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनाया जाएगा और ये लोग सिर्फ कोरियंस होंगे, जापानीज नहीं होंगे। जुनशिक सबके सामने कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा। ये बात सुनकर टात्सुओ उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जब जुनशिक बेहोश हो जाता है तो उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जिस कमरे में शिराई है। क्योंकि जुनशिक को चाइनीज नहीं आती तो शिराई उसे इशारा में कहती है कि कल सुबह उन लोगों को मार दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद जुनशिक के दोस्त उस पिंजरे के पास आते हैं और जुनशिक और शिराई दोनों को बचा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते एक बोट में जाके बैठ जाते हैं ताकि उस जगह से निकल सके। लेकिन तभी जुनशिक पीछे मुड़ के देखता है तो रशिया के टैंक्स आ रहे होते हैं। रशिया को उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो फिर जुनशिक अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सारे कोरियन सोल्जर्स को वहाँ से लेके आऊँगा, और वो वहाँ पे जाने लगता है। उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो चला जाता है। रास्ते में भागते हुए जुनशिक के ऊपर रशिया का एक प्लेन हमला कर देता है, लेकिन तभी शिराई वहाँ पे आ जाती है और वो उस प्लेन को अपने गन से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इससे पहले वो प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता, उस प्लेन की कुछ गोलियां शिराई को भी लग जाती हैं। जुनशिक शिराई की तरफ भागता है, लेकिन शिराई जुनशिक की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद जुनशिक भागते भागते अपने बेस कैंप की तरफ पहुंच जाता है। पीछे से रशिया की आर्मी आ रही होती है, रशिया यानी सोवियत यूनियन की। थोड़ी ही देर में वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में सुसाइड स्क्वाड बहुत ही बहादुरी से रशियंस का सामना करती है और उनके कई सारे टैंक्स को उड़ा देती है। लेकिन रशियंस के पास टैंक्स की कोई कमी नहीं होती है। जैसे ही वो लोग पहले स्क्वाड को हराते हैं, वैसे ही वहाँ से पीछे से रशिया की दूसरी स्क्वाड आ जाती है। अब बाकी बचे जापानीज और कोरियन सोल्जर्स डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन टात्सुओ उन पर पागलों की तरह गोलियां चलाता है और उन्हें कायर कहता है। अब रशियंस की दूसरी स्क्वाड यहाँ पहुँच चुकी है और वो जल्दी ही इन जापानीज सोल्जर्स को बंदी बना लेती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सबको ट्रेन में बिठाकर रशिया लेके जाया जा रहा होता है। रशिया का मौसम बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाला होता है और इन सब प्रिजनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। जब इन सब प्रिजनर्स को बेस कैंप लेके जाया जाता है तो फिर रशियन ऑफिसर टात्सुओ से कहता है कि जापान के झंडे पे पैर रखो। फिर टात्सुओ पैर रखने से मना कर देता है। वो कहता है कि जापान वापस से पावर में आएगा। सज़ा के तौर पर टात्सुओ को बर्फीले तूफान में बाहर लटका दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जुनशिक अपने पुराने दोस्तों को देखता है। ये वही दोस्त हैं जो कि बोट में चढ़ के जुनशिक के साथ भाग रहे थे। यहाँ जुनशिक को अपना पुराना दोस्त जोंगदाई भी मिलता है। जोंगदाई को
रशियंस ने इन सब का कमांडर बना दिया होता है। ये सब लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक जापानीज ऑफिसर आता है। वो जापानीज ऑफिसर जोंग दाई को देखकर उसे फिर से कोरियन डॉग कहकर बुलाता है। जोंग दाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जोंग दाई उस ऑफिसर को ये बोलता है कि यहाँ का कमांडर वो है। ये कहने के बाद जोंग दाई उस जापानीज ऑफिसर को बहुत मारता है। थोड़ी देर के बाद टात्सुओ को बाहर से लाया जाता है, जहाँ से उसे लटका दिया गया था तूफान में। थोड़ी देर के बाद टात्सुओ सबसे उठकर कहता है कि उन सबको टात्सुओ को सैल्यूट करना होगा और टात्सुओ का ही कहना मानना होगा। जुनशिक और उसके दोस्त ये करने से मना कर देते हैं और यहाँ पे जोंग दाई ये सब सुनकर हंस रहा होता है। ये सुनकर सारे जापानीज ऑफिसर टात्सुओ को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जुनशिक और उसके दोस्त ये नहीं करते हैं। टात्सुओ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जुनशिक को मारने लगता है। ये सब सुनकर वहाँ पे एक रशियन ऑफिसर आता है। रशियन ऑफिसर इन दोनों के सामने एक चाकू फेंक देता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ो, जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। उस चाकू को पाने के लिए इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, लेकिन एंड में किसी तरह से जुनशिक को चाकू मिल जाता है, लेकिन वो टात्सुओ को नहीं मारता और वहीं जिंदा छोड़ देता है। ये देखकर रशियन ऑफिसर उन दोनों को सजा के तौर पर बाहर बर्फीले तूफान में लटका देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जुनशिक का एक दोस्त जुनबुक वहाँ से गायब होता है। सारे लोग, रशियन ऑफिसर्स और उसके दोस्त, सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर में जुनबुक मिल जाता है। जोंग दाई उसे राशन वाले कमरे में ढूंढ लेता है और ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हें सीधे मौत की सज़ा हो जाएगी। तभी वहाँ पे रशियन ऑफिसर्स आ जाते हैं। जोंग दाई खुद को बचाने के लिए जुनबुक को वहाँ फंसा देता है। वो ये कहता है कि ये राशन वाले कमरे में चोरी करने के लिए घुसा था। रशियन ऑफिसर्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग जुनबुक को सीधे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। जुनबुक आखिर तक गिड़गिड़ाते रहता है जोंग दाई से कि उसे बचा लो, लेकिन जोंग दाई उसे नहीं बचाता और जुनबुक को सबके सामने ही फांसी हो जाती है। ये सब होने के बाद जुनशिक जोंग दाई के पास आता है। वो गुस्से में जोंग दाई को कहता है कि तुम ये सब रोक सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने नहीं रोका और अपने ही लोग इसमें मारे गए। जोंग दाई उससे बोलता है कि तुम ये सब ना ही पूछो तो बेहतर है, नहीं तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। अगले दिन सभी सोल्जर्स को लकड़ी काटने का और ले जाने का काम दिया गया था। यहाँ पे कुछ जापानीज ऑफिसर्स के हाथ से लकड़ी गिर जाती है। ये देखकर जोंग दाई उन लोगों को बहुत मारता है। वहाँ पे टात्सुओ भी होता है और वो जोंग दाई को ये सब करते हुए देखता है, तो वो जोंग दाई को मारने लगता है। ये देखकर जुनशिक भी वहाँ आ जाता है और वहाँ पे सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में जोंग दाई रशियन पुलिस को वहाँ बुलाता है और जिन भी लोगों ने लड़ाई शुरू की थी उन सबको पकड़ लिया जाता है। रशियन यानी सोवियत जनरल्स उन सबको गोली से उड़ा देने के ऑर्डर्स देते हैं। लड़ाई शुरू करने वालों में से जुनशिक और टात्सुओ भी थे, तो इन लोगों को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही रशियन सोल्जर्स वहाँ गोली चलाने वाले होते हैं, तभी हेडक्वार्टर से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है। रशियन कमांडर उस मैसेज को पढ़ने के बाद बोलता है कि जितने भी जापानीज और कोरियन सोल्जर्स हैं उन्हें रशियन सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहनना होगा और उन्हें जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ना होगा। जो भी रशिया की तरफ से जर्मनी के खिलाफ इस जंग में हिस्सा लेगा उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और जो नहीं लेगा उन लोगों को तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। ये बोलकर रशियन सोल्जर्स वहाँ गोलियां चलाने लगते हैं। जितने भी कोरियन और जापानीज लोग वहाँ पे हैं वो लोग डर के मारे ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। जोंग दाई रशियन कमांडर के पास जाकर बोलता है कि इन बंधे हुए कैदियों, जो कि जुनशिक और टात्सुओ थे, उन्हें भी रशिया के लिए अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिलना चाहिए। रशियन कमांडर हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है और फिर जुनशिक और टात्सुओ को छोड़ दिया जाता है और उन्हें रशियन यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को जंग के मैदान में लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर इन्हें गन्स दी जा रही हैं, लेकिन हथियार कम होने की वजह से सिर्फ कुछ ही लोगों को गन्स और उनकी गोलियां मिल पाती हैं। जोंग दाई रशियन से कहता है कि वो वफादारी से लड़ेगा जंग के मैदान में, लेकिन जर्मनी के पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे जिनका सामना जापानीज और कोरियंस नहीं कर पा रहे थे। जोंग दाई रशियंस की तरफ से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन फिर उसके पैर में गोली लग जाती है।
गोली लगने के बाद जुनशिक उसके पास आता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन जोंगदाई वहाँ मना कर देता है और बहुत ही बहादुरी से लड़ने के बाद जोंगदाई भी मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले जोंगदाई जुनशिक को कहता है कि वो उसकी बहन को एक आखिरी बार देखना चाहता है और वही उसकी ज़िंदगी है। यहाँ जुनशिक देखता है कि टात्सुओ भी इनकी फायरिंग के बीच में फंस चुका है। जुनशिक टात्सुओ को बचाने जाता है, लेकिन टात्सुओ को बचाते हुए जुनशिक अपना एक कान खो देता है। टात्सुओ जुनशिक को उठाकर एक सेफ जगह पर रखता है। तभी वहाँ पे जर्मन टैंक्स आने लगते हैं। कोरियंस और जापानीज ये देख लेते हैं और वो लोग ये देख के मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। जो लोग मैदान छोड़कर भाग रहे थे, सोवियत का एक ऑफिसर उन्हें गोली से उड़ा रहा था। ये सब देखकर टात्सुओ का अपना पास्ट याद आ गया, जिसमें वो अपने ही सैनिकों को गोली से उड़ा रहा था जो कि मैदान छोड़कर भाग रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ पे सिर्फ जुनशिक और टात्सुओ ही बचे थे। वो लोग वहाँ से उठकर जर्मन यूनिफॉर्म्स पहनने लगते हैं और वो लोग पहाड़ी के रास्ते जर्मनी के एक बेस कैंप की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद रात को वो लोग एक गुफा में रुक जाते हैं। वहाँ टात्सुओ जुनशिक से पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे चाकू क्यों नहीं मारा, और जुनशिक इसका कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन चलते चलते उन लोगों को एक टूटा फूटा सा शहर मिलता है। इस शहर में जर्मन आर्मी आ रही थी। टात्सुओ की हालत बहुत खराब होती है, उसे एक गोली लगी होती है। तो जुनशिक उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे एक घर में लेके जाता है। जुनशिक बाहर दवाई लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे कुछ जर्मन सोल्जर्स मिलते हैं। वहाँ वो उनसे कहता है कि वो एक जापानीज सोल्जर है, लेकिन जर्मन्स इसकी भाषा नहीं समझ पाते और फिर जर्मन्स इसकी बात बिना सुने ही इसे पकड़ लेते हैं और लेके जाने लगते हैं। टात्सुओ अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही था और वो ये सब सुन सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। यहाँ अगली सीन में हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ एक जर्मन सोल्जर बन चुका है। वो एक ट्रक में बैठकर नॉर्मंडी बीचेस की तरफ जा रहा होता है। दरअसल इन जर्मन सोल्जर्स को नॉर्मंडी बीचेस पर डिफेंस लगाने का काम दिया गया था। एक दिन टात्सुओ खाना खाने के वक्त एक आदमी को देखता है। वो उसके पीछे भाग कर जाता है। टात्सुओ को लग रहा था कि ये जुनशिक है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो जुनशिक नहीं होता, तो वो फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टात्सुओ का एक दोस्त आता है जिसका नाम करीम था। करीम टात्सुओ से कहता है कि तुम यहाँ पे एक अकेले एशियन हो, तुम अपने जिस दोस्त को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। फिर टात्सुओ उससे बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टात्सुओ खाना खा रहा है शाम के वक्त। उसे दिखता है कि एक आदमी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है बीच के साइड में। वो भागकर उसकी तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो जुनशिक है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टात्सुओ जुनशिक से पूछता है कि तुम यहाँ पे कब आए। जुनशिक उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे पता चलता है कि जुनशिक ने उसे बचाते हुए उस समय अपना एक कान खो दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों फुटबॉल खेलने जाते हैं और वहाँ पे खूब मज़े करते हैं। फुटबॉल खेलने के बाद दोनों पानी में उतरते हैं ताकि वो दोनों सनसेट को देख सकें। सनसेट को देखते हुए जुनशिक टात्सुओ से कहता है कि उसे आज भी याद है वो पहला दिन जिस दिन टात्सुओ कोरिया में आया था। अगले दिन टात्सुओ अपने दोस्त करीम से कहता है कि उसे और जुनशिक को वहाँ से भागना है। करीम कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। टात्सुओ बोलता है कि उन्हें फिर भी ये रिस्क लेना है। रात को टात्सुओ जुनशिक को भी ये प्लान बता देता है। फिर अगले सुबह 4 बजे वो लोग करीम के बंकर के पास आते हैं। तभी वहाँ ऊपर से बहुत सारे प्लेन्स बॉम्ब्स बरसाने लगते हैं और नॉर्मंडी लैंडिंग्स अब शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी देर की बॉम्बिंग से वहाँ के काफ़ी सारे बंकर तहस नहस हो जाते हैं। थोड़ी देर तक वहाँ पे जुनशिक और टात्सुओ मशीन गन लेकर लड़ते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से रेस लगाते हैं कि पहले घर कौन पहुँचेगा। इन दोनों के भागते हुए यहाँ आसपास काफ़ी सारे बॉम्ब्स गिर रहे होते हैं, जिसमें जुनशिक घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जुनशिक को एक गोली लग जाती है। जुनशिक अपना नेम टैग निकालकर टात्सुओ को दे देता है।
और ये कहता है कि अगर तुमने बताया कि तुम जापानीज हो तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम इनसे कहना कि तुम एक कोरियन हो और तुम्हारा नाम जुनशिक है और तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। तात्सुओ कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और मैराथन भागना होगा। वहीं जुनशिक तात्सुओ से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहकर मैराथन भागूंगा। अब से तुम हो जुनशिक और तुम्हें मैराथन में भागना ही होगा। ये बोलने के बाद जुनशिक तात्सुओ की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और तात्सुओ उसे अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि तात्सुओ जुनशिक का जर्सी पहनकर मैराथन में भाग रहा होता है और वो एक एक करके सबको पीछे छोड़कर इस मैराथन को जीत जाता है और यहीं पर हमारी मूवी माई वे खत्म हो जाती है। असल में इस मूवी के अंत में जुनशिक तात्सुओ के अंदर जिंदा हो जाता है और हम जुनशिक को तात्सुओ के अंदर देखते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।